यूनिवर्स को लेकर हमारे सवाल कभी खत्म नहीं हो सकते। कभी अपने विज्ञान से हम यूनिवर्स को चैलेंज करते हैं, तो कभी उसी विज्ञान की धज्जियां उड़ाकर यूनिवर्स हमें चैलेंज करता है। ये खेल शायद हम मनुष्यों की उत्पत्ति के साथ ही शुरू हो गया था, जब हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि चीजें आखिर काम कैसे करती हैं। इसी ब्रह्मांड में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहाँ पर जाकर हमारा विज्ञान भी कुदरत के आगे नतमस्तक हो जाता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम बहुत कुछ जानते हुए भी इस असीम ब्रह्मांड के आगे बहुत छोटे हैं। हम सब के कुछ सवाल हैं, जैसे कि इस ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, आखिर बिग बैंग से पहले क्या था, क्या एक छोटे से बिंदु से ही इतना बड़ा और असीम ब्रह्मांड बन गया, आखिर कैसे। फिर सवाल आते हैं ब्लैक होल के बारे में कि आखिर ब्लैक होल अंदर से कैसा है, ब्लैक होल के अंदर कोई दूसरा भी रास्ता है जो किसी और ब्रह्मांड की ओर जाता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन आपको हैरानी होगी कि इन सभी सवालों का आंसर सिर्फ एक ही है। और अगर आपने उस एंटिटी को अच्छे से जान लिया तो समझो आपको अपने सवालों के उत्तर मिलने लग जाएंगे, और वो चीज है सिंगुलैरिटी। जी हाँ, ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। जब भी ब्लैक होल की बात आती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिंगुलैरिटी के बारे में डिस्कस न किया जाए, या फिर यूं कह सकते हैं कि सिंगुलैरिटी के बिना ब्लैक होल हो ही नहीं सकता। वैसे तो एस्ट्रोफिजिक्स का ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बड़े बड़े वैज्ञानिक इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, पर ये कोशिश जरूर करेंगे कि सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट और बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज सिंगुलैरिटी। एकदम सिंपल भाषा में कहें तो सिंगुलैरिटी वहाँ पाई जाती है जहाँ मैथमेटिक्स अपने ही रूल्स के साथ मिसबिहेव करने लग जाता है और फिजिक्स की थ्योरीज ब्रेक होने लग जाती हैं। यानी कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स जहाँ पर इलॉजिकल आंसर्स देने लगे, वहाँ पर सिंगुलैरिटी पाई जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स से और देखते हैं कि आखिर मैथमेटिक्स इन सिंगुलैरिटीज के बारे में क्या कहता है। सबसे पहले मैथ्स के कुछ रूल्स होते हैं जिन पर पूरे गणित की बुनियाद टिकी होती है, लेकिन जब हम किसी ऐसे रिजल्ट पर पहुंचते हैं जहां मैथमेटिक्स के रूल्स काम नहीं करते, वो एक नॉनसेंस रिजल्ट की ओर इशारा करते हैं जो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल ही नहीं है। एग्जैक्टली वहीं पर सिंगुलैरिटी का जन्म होता है। एग्जाम्पल के लिए आप इस फेमस इक्वेशन को देख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम x की वैल्यू को घटाते जाएंगे, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। जैसे जैसे x की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, और जैसे ही x की वैल्यू 0 हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। अब इस सॉल्यूशन का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है। जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, उसी को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में इसका कोई भी सेंस ही नहीं बनता। ये रियल वर्ल्ड मैथमेटिक्स नहीं है और ऐसे में सिंगुलैरिटी मैसअप कर देती है। तो यहाँ पर सिंगुलैरिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसका मतलब है कि हमारी प्रॉब्लम का या तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, या फिर हम कुछ चीजों को मिस कर रहे हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो हमने अपनी इक्वेशन में ऐड नहीं किए हैं, और या फिर हमारा सॉल्यूशन रियल नहीं है। यानी सिंगुलैरिटीज हमें बताती हैं कि हमारे पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है और हमें उसे फिक्स करना चाहिए। तो चलिए अब आते हैं फिजिक्स की सिंगुलैरिटीज पर, और फिजिक्स की सिंगुलैरिटी आई इस महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की वजह से, जिन्होंने ग्रेविटी और स्पेस टाइम को डिफाइन किया। चलिए सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको कंप्रेस कर रही है। जैसे जैसे ग्रेविटी आपको कंप्रेस करती है, आपका वॉल्यूम कम होता जाएगा और डेंसिटी बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप एक पॉइंट वॉल्यूम में बदल जाओगे, लिटरली नो वॉल्यूम। सुनने में इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन सिंगुलैरिटीज का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर आपका वॉल्यूम तो 0 हो जाएगा, लेकिन आपकी डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। इसी पॉइंट को फिजिक्स में सिंगुलैरिटी कहा जाता है, और फिजिक्स के अकॉर्डिंग सिंगुलैरिटी अभी सिर्फ 2 ही जगहों पर पाई जाती है, एक तो ब्लैक होल्स और दूसरा बिग बैंग में। फिजिक्स में सबसे फेमस है ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी, जो ब्लैक होल्स में पाई जाती है। थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जो कि आज के समय ग्रेविटी को डिफाइन करने वाली सबसे बेहतरीन थियोरी है, इसकी इक्वेशंस में हमें इन्फिनिटी देखने को मिलते हैं, और जहां पर इन्फिनिटी आ जाए उसका मतलब है सिंगुलैरिटी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर सिंगुलैरिटी कैसे ब्लैक होल्स में आ जाती है। यह है आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन। आइंस्टाइन ने नवंबर सन 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया था, और ये हैं कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड,
जिन्होंने 1 महीने के अंदर ही आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस के एग्जैक्ट सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए थे और जनवरी 1916 में पब्लिश भी कर दिया था। यहाँ पर श्वार्ज़चाइल्ड ने एक नया कॉन्सेप्ट सामने रखा जिसका ये सिंपल सा फॉर्मूला था RS = 2gm/c²। यहाँ पर c स्पीड ऑफ लाइट है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m ऑब्जेक्ट का मास है और RS श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस है। इस इक्वेशन में नंबर 2, g और c कांस्टेंट हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास एक बॉल है जिसका मास m है। अगर आप उस बॉल को स्क्वीज करोगे यानी कंप्रेस करोगे तो उसका मास तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। अब आप उस बॉल को कंप्रेस करते ही जाओगे, वो बॉल छोटी होती जाएगी लेकिन उसका मास उतना ही रहेगा जितना पहले था। उसके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स पास और पास आते जाएंगे जब तक कि उस बॉल का आकार एक क्रिटिकल पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता, जिसे हम श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस कहते हैं। श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस किसी भी बॉडी के उस आकार को कहा जाता है जहां तक अगर किसी बॉडी को कंप्रेस किया जाए तो उस बॉडी की सतह से एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाती है, जिसका मतलब यह है कि अब कोई भी चीज उस बॉडी की सतह से बाहर नहीं निकल पाएगी। अगर कोई भी चीज वहां से निकलना चाहती है तो उसे लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल करना होगा। अब क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट है और लाइट से तेज कोई भी चीज ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए उस श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस के आकार की बॉडी से कुछ भी एस्केप नहीं हो सकता, लाइट भी नहीं। इसलिए ये ऑब्जेक्ट ब्लैक दिखाई देते हैं। इनके अंदर जो भी जाता है वो बाहर नहीं आता और इन्हीं को हम ब्लैक होल्स कहते हैं। हमारी धरती का श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस है 8.9 mm, यानी कि अगर हम अपनी धरती को कंप्रेस करके 8.9 mm के आकार पर ले आते हैं तो ये एक ब्लैक होल में बदल जाएगी। ऐसे ही हमारे सूर्य का श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस है 3 किलोमीटर। हर ऑब्जेक्ट का अपना अलग अलग श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस होता है, तो श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस कुछ इस तरह से काम करता है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का रेडियस श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस से कम हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट एक ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन क्या होगा अगर उस ऑब्जेक्ट का रेडियस 0 हो जाए? तो इसका पता हमें अगले ही स्टेप में चल जाएगा। अब आते हैं श्वार्ज़चाइल्ड के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सॉल्यूशंस पर। ये इक्वेशन स्फेरिकल मास के अराउंड स्पेस टाइम के शेप को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन वेट, आपको इस इक्वेशन को समझने की जरूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पर एक ब्लंडर दिखेगा जिसने पूरे विज्ञान को हिला दिया, जिसने जनरल रिलेटिविटी से ब्लैक होल खोज निकाला और जिसने यूनिवर्स में एक ऐसी जगह खोज ली जहाँ पर यह थियोरी फेल होने वाली थी। जी हाँ, क्या आपने इक्वेशन पर ध्यान दिया? यहाँ पर इन्फिनिटीज आ गयी। अगर हम श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस को 0 रेडियस से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा इनफाइनाइट, या कोई ऐसा नंबर जो हमें पता नहीं है, जिसका हमारे लिए या हमारी फिजिक्स के लिए कोई सेंस ही नहीं है। और ये एक सिंगुलैरिटी है जो ये दिखाती है कि यहाँ पर आकर हमारा विज्ञान फेल हो चुका है, या जो मेथड हमने यूज किया है वो इस सिचुएशन को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, बशर्ते हमें इसके लिए कोई और नई थियरी चाहिए जो इन चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस से कम रेडियस की, तो हम बेशक ब्लैक होल्स के साथ डील कर रहे होते हैं और 0 रेडियस भी हमें ब्लैक होल्स के अंदर ही मिलेगा। और यही 0 रेडियस यानी कि सेंटर ऑफ ब्लैक होल ही वो पॉइंट है जहां पर सिंगुलैरिटीज पाई जाती हैं, जो कि हमने अभी अभी प्रूफ किया है। इसी पॉइंट को हम ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी कहते हैं और यहीं पर हमारी थियरीज फेल हो जाती हैं। लेकिन इस पर भी लोगों के अपने अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिंगुलैरिटीज रियल नहीं होती, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये रियल नहीं है तो इसमें जो चीज गिरती है वो आखिर जाती कहाँ है। ये सवाल भी हमें काफी परेशान करते हैं, लेकिन इनका हल भी सिंगुलैरिटी के पास ही है। सिंगुलैरिटीज जो रियल नहीं होती, रियल ना होने का मतलब कहीं ये तो नहीं कि वो इस यूनिवर्स से ना होकर किसी दूसरे यूनिवर्स की हों। खैर, वैज्ञानिक अभी सिंगुलैरिटीज के बारे में ज्यादा नहीं जान पाए हैं, लेकिन सिंगुलैरिटीज क्या होती हैं और ये कैसे हमारे सामने आई, इसकी बात हमने पार्ट 1 में की है। तो यहाँ तक हमें ये पता लग चुका है कि सिंगुलैरिटीज हमें बताती हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारे लॉज उस स्पेसिफिक पॉइंट पर जाकर ब्रेक हो जाते हैं जहाँ पर ये सिंगुलैरिटी बन रही है। सीधा सा मतलब ये है कि हमें इसके सॉल्यूशन के लिए कोई और बेहतर थियरी या लॉ की जरूरत है, वो भी तब जब वो किसी रियल सॉल्यूशन की तरफ इशारा कर रही हो। अदरवाइज वो सिंगुलैरिटी रियल नहीं है, वो इल्यूजन भी हो सकती है या फिर उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इसीलिए सिंगुलैरिटीज पर जाकर हमारी साइंस इतनी वियर्ड हो जाती है और यही वजह है कि ब्लैक होल के अंदर हमारा विज्ञान काम नहीं करता
और हम ब्लैक होल्स को समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी दोनों को जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे सवालों के जवाब के लिए हमें थियरी ऑफ एवरीथिंग की जरूरत है और फिलहाल वैज्ञानिक इस थियरी को डेवलप करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक हमने सिंगुलैरिटीज को तो समझ लिया, लेकिन सिंगुलैरिटीज भी कई तरह की होती हैं। श्वार्ज़चाइल्ड के सॉल्यूशन में हमें 2 तरह की सिंगुलैरिटीज देखने को मिली। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखोगे तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट के रेडियस को श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस से भी कम करके 0 तक ले जाते हैं और यहाँ पर हम उसकी वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो समथिंग अपॉन 0 की ये टर्म सिंगुलैरिटी बन जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पर रेडियस 0 पुट किया है तो ये सेंटर में होगी और इसे ट्रू सिंगुलैरिटी भी कहा जाता है। अब सॉल्यूशन की दूसरी टर्म को देखिए। ध्यान रहे कि यहाँ पर पावर -1 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन दिस टर्म। अब अगर हम ऑब्जेक्ट के रेडियस को कंप्रेस कर देते हैं और जस्ट उस ऑब्जेक्ट के श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस के बराबर ले आते हैं तो हमें यहाँ पर यानी कि ऑब्जेक्ट के रेडियस को RS के बराबर लिखना होगा। जैसे ही हम ये लिखते हैं तो नीचे वाली टर्म 0 हो जाती है और ये पूरी टर्म 1 अपॉन 0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि यहाँ पर भी हमें एक सिंगुलैरिटी मिल रही है, यानी कि ये सिंगुलैरिटी हमें सेंटर से कुछ दूरी पर यानी कि श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस पर मिल रही है। इस सिंगुलैरिटी को कोऑर्डिनेट सिंगुलैरिटी कहा जाता है। होप आपको ये दोनों सिंगुलैरिटीज आसानी से समझ आ गई होंगी। आप इस वीडियो को देखते हुए ऑब्जेक्ट की जगह ब्लैक होल्स को भी इमेजिन कर सकते हैं। अब मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि सिंगुलैरिटीज इल्यूजन भी हो सकती हैं। जी हाँ, सिंगुलैरिटीज हमारे लिए इल्यूजन भी क्रिएट करती हैं। चलिए बताते हैं कैसे। यूजुअली जब हम बात करते हैं ब्लैक होल्स की तो हम ट्रू सिंगुलैरिटीज की बात करते हैं जो कि ब्लैक होल के सेंटर में पाई जाती है। लेकिन दूसरी सिंगुलैरिटी पर गौर कीजिए जो ब्लैक होल के श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस पर पाई जाती है, यानी कि कोऑर्डिनेट सिंगुलैरिटी। अब ये सिंगुलैरिटी तो श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस पर ही पाई जाती है, लेकिन क्या हो अगर ब्लैक होल का साइज और छोटा हो जाए, यानी कि अगर ब्लैक होल का रेडियस श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस से छोटा हो जाए तो उस केस में सिंगुलैरिटी तो ब्लैक होल से बाहर लाई करेगी। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी ब्लैक होल से बाहर कैसे हो सकती है? इसीलिए वैज्ञानिक इस सिंगुलैरिटी को इल्यूजन मानते हैं और ये सिंगुलैरिटी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने पर एलिमिनेट भी हो सकती है। हालांकि वो हायर लेवल की फिजिक्स हो जाएगी तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 2 और टाइप की सिंगुलैरिटीज भी मिल जाती हैं। पहली वो सिंगुलैरिटी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकलिटी के भीतर ही रहती है और दूसरी वो सिंगुलैरिटी जो ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकती है। हालांकि हम इन्हें रियल और इल्यूजन सिंगुलैरिटीज या फिर ट्रू और इल्यूजन सिंगुलैरिटीज भी कह सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सिंगुलैरिटीज के बारे में अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा। ब्लैक होल्स की टर्म्स में अगर हम सिंगुलैरिटीज के मायने देखें तो वो है इनफाइनाइट डेंसिटी और वो भी 0 वॉल्यूम में। अगर हम ट्रू सिंगुलैरिटीज की बात करें तो ट्रू सिंगुलैरिटी ब्लैक होल के सेंटर में होती है और ब्लैक होल के अराउंड एक इवेंट होराइजन होता है जो कि यूजुअली श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस पर होता है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इवेंट होराइजन ट्रू सिंगुलैरिटी को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी आउटसाइड ऑब्जर्वर उस सिंगुलैरिटी को नहीं देख सकता अनलेस और अनटिल वो उस इवेंट होराइजन को पार नहीं कर जाता। और अगर कोई ऑब्जर्वर या कोई भी चीज उस सिंगुलैरिटी को देखने के लिए इवेंट होराइजन को पार करती है तो वो कभी वापस नहीं आ सकती। बहुत बड़े अरसे तक फिजिसिस्ट ये सोचते रहे थे कि आइंस्टाइन जनरल रिलेटिविटी में सारी सिंगुलैरिटीज ही इवेंट होराइजन से ढकी होती हैं और इस कॉन्सेप्ट को कॉस्मिक सेंसरशिप हाइपोथेसिस का नाम दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहता है कि यूनिवर्स में कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जो सिंगुलैरिटीज को दिखाई देने से रोकती हैं, लेकिन वहीं पर कुछ वैज्ञानिकों को कंप्यूटर सिमुलेशन और थ्योरेटिकल वर्क के आधार पर कुछ ऐसी सिंगुलैरिटीज के ट्रेसेस भी मिले जो छिपी हुई नहीं होंगी। इन सिंगुलैरिटीज को एक्सपोज्ड या फिर नेकेड सिंगुलैरिटीज भी कहा जाता है। नेकेड सिंगुलैरिटी भी दूसरी ट्रू सिंगुलैरिटीज की ही तरह होगी, लेकिन फर्क होगा तो सिर्फ इवेंट होराइजन का। इवेंट होराइजन नाम की दीवार जो हमें ट्रू सिंगुलैरिटी को देखने से रोकती है, यही इवेंट होराइजन नेकेड सिंगुलैरिटी में नहीं होगा, यानी कि इन सिंगुलैरिटीज को देखा जा सकेगा। इसका मतलब आप ये मान सकते हैं कि जैसे बिना इवेंट होराइजन के ब्लैक होल का होना, ये इम्पॉसिबल तो लगता है, लेकिन हमारा विज्ञान तो यही कहता है कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है। हालांकि वैज्ञानिक भी इस पर एक मत नहीं है। ये लंबे समय से डिबेट का मुद्दा रहा है। डिबेट का विषय जो भी रहा हो, लेकिन हमने यहाँ पर हिडन सिंगुलैरिटी और नेकेड सिंगुलैरिटी के 2 कॉन्सेप्ट और सीख लिए। ब्लैक होल्स के अलावा एक और जगह पर हमें सिंगुलैरिटी देखने को मिलती है और वो है बिग बैंग के दौरान। याद रहे कि सिंगुलैरिटी का मतलब है किसी खास जगह पर एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पर हमारे विज्ञान का सामर्थ्य खत्म हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो परिस्थितियाँ वो जगह गलत हैं
बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें उन सिंगुलैरिटीज को समझने के लिए जो विज्ञान चाहिए वो अभी हमारे पास नहीं है। उन्हें समझने के लिए हमें अपने विज्ञान को और बेहतर करना होगा। बिग बैंग थियरी, जो कि जनरल रिलेटिविटी को सही मानकर ये प्रिडिक्ट करती है कि समय में पीछे 13.7 बिलियन साल पहले ये पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु से फैलना शुरू हुआ। वो पॉइंट इनफाइनाइटली स्मॉल था, यानी कि वो पॉइंट अपने आप में ही एक सिंगुलैरिटी था। इसी को बिग बैंग सिंगुलैरिटी कहा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कंक्लूजन उन्हें कहीं पर भी नहीं लेकर जा सकता। ये कंक्लूजन सिर्फ एक सिंगुलैरिटी पर आकर खत्म हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि इससे आगे हमारा विज्ञान अब काम नहीं करेगा। और इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि विज्ञान को नहीं पता कि बिग बैंग से पहले क्या था। ये सब कुछ सिंगुलैरिटी की वजह से ही है। बिग बैंग में सिंगुलैरिटी का आना ये बताता है कि बिग बैंग थियरी अभी पूरी नहीं हुई है और इसे अभी अपडेट किया जाएगा। हालांकि बिग बैंग सिंगुलैरिटी को रिजॉल्व करने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं, जैसे कि कैजुअल सेट थ्योरी। इसमें यह होता है कि हम स्पेस टाइम को स्मूथ कंटिन्यूम नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि स्पेस टाइम भी एक छोटी से छोटी एंटिटी से बना हुआ है जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, और उसे हम स्पेस टाइम एटम कहते हैं। अब इन स्पेस टाइम एटम से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता, तो इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट भी नहीं बन पाएगा जो कि सिंगुलैरिटी को जन्म दे रहा था। तो इसका मतलब ये है कि कैजुअल सेट थ्योरी के अनुसार सिंगुलैरिटी बनना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर स्मॉलेस्ट साइज का डायमेंशन एकदम फिक्स है। तो ऐसे में जीरो वॉल्यूम की कल्पना हम कर भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी इस थ्योरी को ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाई। लेकिन इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन जाते जाते मेरे मन में एक सवाल जरूर खड़ा हुआ है, जिसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। मुझे लगता है कि बिग बैंग सिंगुलैरिटी एक नेकेड सिंगुलैरिटी थी। मैं इस स्टेटमेंट में सही हूँ या गलत? क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।